कहानी का रुख सीधा साल 1962 की तरफ मुड़ता है, जहां प्रशांत महासागर की लहरों के बीच एंटोनिया ग्राजा नाम का एक आलीशान और बेहद विशाल समुद्री जहाज तैरता हुआ दिखाई देता है। इस आलीशान सफर पर करीब 600 मुसाफिर सवार थे जो न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहे थे। जहाज के डेक पर एक शानदार जश्न का माहौल था, जहां लोग धुन पर थिरक रहे थे और एक खूबसूरत सिंगर अपनी आवाज का जादू बिखेर रही थी। चारों तरफ खुशियां बिखरी थीं, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी एक खौफनाक मंजर में बदलने वाली है। तभी अचानक इंजन रूम में खड़े एक शख्स ने बेरहमी से एक भारी लीवर को ऊपर खींच दिया। जैसे ही वह लीवर ऊपर गया, वैसे ही पूरे जहाज में एक बेहद महीन और जानलेवा लोहे का तार सनसनाती हुई रफ्तार से फैल गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि उस तार ने रास्ते में आने वाले हर इंसान को बीच से 2 टुकड़ों में काट डाला। सिर्फ एक ही पल में पूरा नजारा चीखों और लाशों के ढेर में तब्दील हो गया और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून का सैलाब तैरने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तबाही के इस मंजर में भी केटी नाम की एक नन्ही बच्ची सुरक्षित बच गई, क्योंकि उसकी लंबाई कम होने की वजह से वह जानलेवा तार ठीक उसके सिर के ऊपर से सनसनाता हुआ निकल गया था। इसके बाद कहानी का सीन सीधा 40 साल आगे की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ लोग एक छोटी टग बोट की मदद से एक पुराने कबाड़ हो चुके जहाज को खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वह पुराना जहाज तेजी से पानी में समाने लगा। ये देखते ही रेस्क्यू टीम के कैप्टन ने बिना वक्त गंवाए अपनी जांबाज साथी मर्फी को उस मोटी रस्सी को काटने के लिए भेजा जिसने दोनों जहाजों को बांध रखा था, क्योंकि अगर वह कबाड़ जहाज डूब जाता तो उसका भारी वजन उनकी खुद की बोट को भी अपने साथ गहरे समंदर में खींच ले जाता। मर्फी जैसे ही उस डूबते हुए जहाज पर कदम रखती है, वैसे ही उसकी नजर नीचे के हिस्से में आई एक भयानक दरार पर पड़ती है, जिससे साफ था कि जहाज की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है और पानी इतनी तेजी से अंदर भर रहा है कि यह जहाज सिर्फ अगले 5 मिनट में पूरी तरह डूबने वाला है। मर्फी ने तुरंत वायरलेस पर अपने लीडर को इस खतरे की खबर दी, जिसे सुनते ही लीडर ने उसे फौरन रस्सी छोड़कर वापस लौटने का हुक्म दे दिया, क्योंकि वह इस मिशन को यहीं छोड़ने का मन बना चुके थे। तभी टीम के 2 और साथी वहां पहुंचे और उन्होंने मर्फी पर जल्दी बाहर निकलने का दबाव बनाया। लेकिन तभी मर्फी ने अपनी जिद पकड़ ली, क्योंकि इस गुमनाम जहाज को ढूंढने के लिए उन्होंने समंदर की खाक छानते हुए पूरे 3 महीने बर्बाद किए थे। वह इतनी आसानी से इस खजाने को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे सीधे खौलते हुए पानी में छलांग लगा दी। उसे देखते ही बाकी दोनों साथी भी वेल्डिंग टूल्स लेकर पानी के अंदर कूद पड़े और तीनों ने मिलकर मौत से लड़ते हुए उस दरार को पूरी तरह सील कर दिया। आखिरकार उनकी यह जिद काम आई और उन्होंने जहाज को डूबने से बचा लिया, जिसे बाद में बाजार में बेचकर उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। जब टीम का लीडर उस मोटी रकम को सब में बराबर बांट रहा था, ठीक उसी वक्त जैक नाम का एक अजनबी शख्स दूर खड़ा होकर उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये लोग समंदर में खोए हुए जहाजों को ढूंढकर अमीर बनने का धंधा करते हैं। मौका पाकर जैक सीधे उनके लीडर के पास पहुंचा और उसने एक ऐसे जहाज का पता बताया जो किसी सोने की खदान से कम नहीं था। दरअसल जैक उसी बदनसीब जहाज एंटोनिया ग्राजा का जिक्र कर रहा था, जो आज से ठीक 40 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। वही जगह जहां एक लिवर खींचकर सैकड़ों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जहाज का नाम सुनते ही लीडर के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसने भी इसकी गुमशुदगी के किस्से सुन रखे थे। उसने कहा कि इस भूतिया जहाज को ढूंढने की कोशिश कईयों ने की, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो सका। तभी जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसकी सटीक लोकेशन पता है। रातों रात अरबपति बनने की इस लालच को देखकर टीम का एक सदस्य तुरंत इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो गया और अगली ही सुबह वह अपनी टगबोट लेकर उस अनजाने सफर पर निकल पड़े। कई दिनों तक समंदर का सीना चीरने के बाद वे एक ऐसे सुनसान इलाके में पहुंचे जहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। तभी बोट के रेडार पर अचानक एक रहस्यमयी सिग्नल पकड़ा गया, जिससे पूरी टीम को यकीन हो गया कि 40 साल पुराना वो खोया हुआ दानव यहीं कहीं आसपास मौजूद है। और तभी कोहरे को चीरते हुए उनके सामने एक बेहद विशालकाय जहाज आकर खड़ा हो गया। इतने सालों बाद उस खोए हुए जहाज को अपनी आंखों के सामने देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे मन ही मन करोड़ों के सपने बुनने लगे। कैप्टन ने सुरक्षा के लिहाज से 2 लोगों को बोट पर ही रुकने की हिदायत दी और खुद कुछ चुनिंदा साथियों के साथ उस खौफनाक जहाज के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उनके कदम जहाज के गलियारे में पड़े, वैसे ही सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद अजीब और डरावनी आवाज
आवाज गूंज उठी जिसने पल भर के लिए सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन लीडर ने हिम्मत बंधाते हुए सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वे जहाज के मुख्य हॉल में पहुंचे तो वहां का नजारा देख हैरान रह गए। वहां लगी एक विशाल घड़ी की सुइयां 40 साल बाद भी टिक टिक कर चल रही थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे गौर से देखा वैसे ही वह सुइयां अचानक एक जगह आकर थम गईं। इस अजीबोगरीब वाकये को नजरअंदाज कर जब वे जहाज के और अंदर गए तो वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर था। हर तरफ सड़ता हुआ लोहा और टूटा हुआ मलबा बिखरा पड़ा था। तभी अचानक पैरों के नीचे का फर्श टूट गया और टीम का एक मेंबर सीधे नीचे गिरने लगा। लेकिन ठीक उसी पल मर्फी ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ थाम लिया। जब बाकी लोग उसे ऊपर खींचने की जद्दोजहद कर रहे थे तभी मर्फी की नजर नीचे के अंधेरे में गई जहां एक छोटी लड़की खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि साल 1962 के उस खूनी मंजर की इकलौती चश्मदीद केटी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 40 साल बीत जाने के बाद भी उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी, जिससे यह साफ हो चुका था कि वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह थी। मर्फी जैसे ही अपनी आंखें मटकाकर उसे दोबारा देखने की कोशिश करती है वैसे ही वह लड़की पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। किसी तरह उन्होंने अपने साथी को तो सुरक्षित ऊपर खींच लिया लेकिन अब उनके दिलों में यह खौफ बैठ चुका था कि इस जहाज पर किसी अदृश्य और अलौकिक ताकत का साया है। मर्फी का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जो उसने देखा वह हकीकत थी या सिर्फ उसके डर का वहम, लेकिन उस मंजर ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। खैर जहाज बड़ा था इसलिए उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और आखिरकार वे कैप्टन के मुख्य कैबिन तक जा पहुंचे। वहां छानबीन के दौरान अलमारी से उन्हें एक चमकती हुई डिजिटल घड़ी मिलती है। इसे देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि 40 साल पहले दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी का वजूद ही नहीं था, जिसका सीधा सा मतलब था कि उनसे पहले भी कोई इस भूतिया जहाज पर कदम रख चुका था। इस डरावने सुराग के साथ वे वापस अपनी टगबोट पर लौट आए जहां लीडर ने फैसला किया कि अगली सुबह वे इस जहाज को रस्सी से बांधकर किनारे ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगली सुबह की पहली किरण पड़ी वैसे ही उन्हें जहाज के पिछले हिस्से में एक बड़ा सुराख दिखाई दिया जिससे समंदर का पानी धीरे धीरे अंदर लौट रहा था। लीडर ने साफ कह दिया कि इस भारी वजन के साथ जहाज को खींचना खुद को मौत के कुएं में धकेलना होगा, इसलिए प्लान को तुरंत बदला गया। तय हुआ कि पहले उस छेद को वेल्डिंग से बंद किया जाएगा, फिर पंप से पानी बाहर निकाला जाएगा और तब जाकर इसे खींचा जाएगा। इस काम के दौरान मर्फी रास्ता भटकती हुई जहाज के आलीशान स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूल के आसपास की दीवारों पर गोलियों के अनगिनत निशान थे जो गवाही दे रहे थे कि यहाँ कभी बेरहमी से कत्लेआम मचाया गया था। मर्फी जैसे ही खौफ के मारे वहां से कदम पीछे हटाने लगी वैसे ही वह रहस्यमयी बच्ची अचानक दोबारा ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इस अचानक हुए हमले से मर्फी इस कदर डर गई कि उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे गहरे स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरी। अब यह सिर्फ भूतिया साया नहीं था बल्कि कोई अदृश्य ताकत उनके साथ एक जानलेवा खेल खेल रही थी। जैसे ही मर्फी पानी के अंदर गिरी वैसे ही उसका सिर सीधे पूल के पक्के फर्श से जा टकराया और पानी का रंग उसके बहते हुए खून से लाल होने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह थी कि वह स्विमिंग पूल मर्फी के खून को इस कदर सोख लेता है जैसे वह बेजान पूल न होकर खुद कोई जिंदा और भूखा शैतान हो। मर्फी खौफ के मारे जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है वैसे ही वह रहस्यमयी बच्ची वहां से गायब मिलती है और उसकी जगह अचानक टीम का साथी जैक खड़ा दिखाई देता है। वे दोनों बिना वक्त गंवाए तुरंत वहां से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके कदम वहां से हटते हैं वैसे ही उनके पीछे वह पूरा स्विमिंग पूल अचानक खौलते हुए लाल खून से लबालब भर जाता है। इस खौफनाक मंजर से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि यह जहाज सिर्फ वीरान नहीं है बल्कि इसके सीने में कोई बेहद खतरनाक और रूह कंपा देने वाली ताकत छिपी बैठी है। उधर रेस्क्यू टीम का लीडर छानबीन करता हुआ सीधा इस भुतहा जहाज के कैप्टन के आलीशान कैबिन में जा पहुंचता है। अंदर का नजारा बेहद डरावना और बिखरा हुआ था जहां वक्त की मार और बर्बादी साफ नजर आ रही थी। वह पूरे कमरे के कोने कोने को खंगालता है लेकिन उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। तभी अचानक उसकी नजर सामने रखी टेबल पर टिक जाती है जहां वाइन की एक खुली बोतल और एक भरा हुआ ग्लास रखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ ही सेकंड्स पहले कोई यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहा हो। बस यहीं पर वह एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। वह बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही उस ग्लास को अपने होठों से लगाने के लिए उठाता है वैसे ही सामने लगे आईने में उसे अपने ठीक
पीछे इस पुराने जहाज के असली कैप्टन का साया खड़ा दिखाई देता है। खौफ के मारे ठीक उसी पल उसका हाथ बुरी तरह कांप उठता है और वाइन का ग्लास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। अब वह अच्छी तरह समझ चुका था कि यहाँ का मामला बेहद संगीन है और वह डर के मारे वहाँ से उल्टे पैर भाग निकलता है। अब इस शापित जहाज पर अजीबोगरीब और रूहानी हादसे हर एक मेंबर के साथ होने लगे थे। टीम का एक और सदस्य मार्क जब सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत के गाने की आवाज सुनता है तो वह सम्मोहित होकर उस आवाज के पीछे पीछे खींचा चला जाता है। जैसे ही वह जहाज के निचले डेक पर कदम रखता है वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ वही खूबसूरत सिंगर परफॉर्म कर रही थी जो ठीक 40 साल पहले की पार्टी में दिखाई दी थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि यह मायावी जहाज अपने पुराने मरे हुए मुसाफिरों की रूहों को बार बार जिंदा करके उनके सामने ला रहा था। इधर मर्फी और जैक अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ते हुए जैसे ही एक भारी दरवाजा खोलते हैं वैसे ही लॉन्ड्री रूम के अंदर से पानी की एक बेहद जोरदार और भयानक लहर बाहर की तरफ आती है और उस तेज लहर के साथ अनगिनत सड़ी गली लाशें बहकर सीधे उनके पैरों के पास आ गिरती हैं। खौफ का ग्राफ अब अपने असली लेवल पर पहुंच चुका था। मर्फी और जैक इस मंजर को देखकर भीतर तक दहल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर थे, क्योंकि अब इस रास्ते से पीछे लौटना भी मौत को बुलावा देने जैसा था। वे दोनों जैसे ही सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ते हैं वैसे ही पास के एक कैबिन का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। अंदर दाखिल होते ही जैक की नजर एक विंटेज लग्जरी कार पर पड़ती है और उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है, क्योंकि उसे इस बर्बादी में भी सिर्फ और सिर्फ पैसा नजर आ रहा था। लेकिन मर्फी की छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है और वह वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहती थी। तभी अचानक उन्हें बगल वाले बंद कमरे में कुछ सरसराहट महसूस होती है। वे हिम्मत जुटाकर जैसे ही वहाँ से पुराना मलबा हटाते हैं वैसे ही अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ शुद्ध सोने की ईंटों से भरा एक संदूक रखा हुआ था। मर्फी बिना एक पल की देरी किए पूरी टीम को वायरलेस पर वहाँ बुला लेती है। जब सब वहाँ पहुँचते हैं तो छानबीन में पता चलता है कि वहाँ ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 संदूक मौजूद थे और हर एक संदूक के अंदर सोने की 28 चमचमाती हुई ईंटें महफूज रखी थीं। करोड़ों के इस खजाने को देखते ही पूरी टीम का दिमाग घूम जाता है। उन्हें लगने लगता है कि उनकी किस्मत रातों रात बदल चुकी है और वे अरबपति बन चुके हैं, लेकिन यही उनकी जिंदगी की सबसे जानलेवा भूल साबित होने वाली थी। लालच और समझदारी के बीच जंग छिड़ती है और वे फैसला करते हैं कि अब इस मनहूस जहाज को यहीं छोड़ दिया जाए और सिर्फ इस सोने को लेकर तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। वे फटाफट सारा सोना अपनी टगबोट पर लाद देते हैं और वहाँ से निकलने की आखिरी तैयारी में जुट जाते हैं। उधर उनकी टगबोट का कैप्टन नीचे इंजन रूम में सफाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक बंद सिलेंडर का वाल्व अपने आप घूम जाता है और जहरीली गैस तेजी से लीक होने लगती है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि यह किसी अदृश्य और अलौकिक ताकत की सोची समझी साजिश थी। ठीक उसी समय जहाज के डेक पर मर्फी को एक बार फिर वही नन्ही बच्ची यानी केटी दिखाई देती है। केटी जैसे ही मर्फी को कोई बड़ी चेतावनी देने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है वैसे ही हवा में उभरा एक साया अचानक उसे दबोचकर अंधेरे में नीचे की तरफ खींच लेता है। इस मंजर से साफ था कि वह मासूम बच्ची उनकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन इस जहाज का असली शैतान उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ठीक उसी पल बेखबर कैप्टन जैसे ही टगबोट का इंजन स्टार्ट करता है वैसे ही लीक हो रही गैस उस चिंगारी को पकड़ लेती है। एक पल के भीतर एक इतना जोरदार और भयानक धमाका होता है कि उनकी पूरी टगबोट के परखच्चे उड़ जाते हैं और कैप्टन यहीं पर जलकर खाक हो जाता है। सिर्फ एक झटके में पूरी बाजी पलट चुकी थी। अब उनके पास समंदर से भागने का कोई जरिया नहीं बचा था और वे सब के सब गहरे समंदर के बीचों बीच इस भयानक लावारिस और भूतिया जहाज के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। हर एक चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अब यह मिशन किसी खजाने की खोज नहीं बल्कि जिंदा बचने का एक खूनी खेल बन चुका था। इसी कशमकश के बीच मार्क अपनी मंगेतर की तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। महज 2 हफ्ते बाद उसकी शादी होने वाली थी और अब उसे यकीन हो चला था कि वह इस मौत के कुएं से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी बेबसी और फ्रस्ट्रेशन में आकर वह जहाज पर रखी सालों पुरानी शराब को गटकने लगता है, जो कि इस माहौल में उसका सबसे घटिया और आत्मघाती फैसला था, क्योंकि इस मनहूस जगह की हर एक चीज पहले से ही मौत के जाल की तरह बिछी हुई थी। दूसरी तरफ मर्फी बार बार केटी की रूह को देखने की वजह से मानसिक रूप से टूट रही थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ डर कर भागने वाली नहीं थी बल्कि वह इस भुतहा रहस्य की आखिरी तह तक पहुंचना चाहती थी। वह जहाज के पुराने डॉक्यूमेंट्स और मुसाफिरों की लिस्ट को खंगालती है, जहां उसे पता चलता है